मैं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाक मैच पर उठाए सवाल, बीसीसीआई और 26 परिवारों की मदद पर तीखा बयान, राष्ट्रीय हित पर प्रियंका का जोर, उत्सव की शर्त रखी। दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10:30 बजे से शुरू होंगी। बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। रामनाथ कोविंद वसंतोत्सव में होंगे शामिल। शाहजहांपुर में 3 दिन का कार्यक्रम श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजन, सुरक्षा कड़ी। अमरोहा जिला न्यायालय को बम धमकी मेल, मचा हड़कंप, घंटों चली सघन तलाशी, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर जांच, साइबर ट्रेसिंग शुरू। मुख्य निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को किया निलंबित, अधिकारियों पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत के पाकिस्तान को जीत को लेकर कहा कि भारत की बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने में बहुत आतुर रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लाभ और ज्यादा बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय हित को साइड में रखा जाता है। मैं उत्सव उस दिन को मानूंगी जब हम आतंकिस्तान को सही से हैंडल करेंगे। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। एक तो राकेश कुछ नहीं था, ये सिर्फ ड्रामा होता है, क्योंकि इंडिया की बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने में बड़ी आतुर रहती है, क्योंकि उनको लगता है उनके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। इंडिया के जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको साइड में रखा जाता है। तो क्या राकेश, क्या रौंदा गया, क्या व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? मैं सेलिब्रेशन उस दिन को मानूंगी जब हम आतंकिस्तान को सही तरीके से हैंडल करेंगे। क्रिकेट के पिच पर तुम कहो कि अरे वाह हमने रौंद दिया। इतनी सारी दिक्कतें हमारे देश में हैं पाकिस्तान को लेकर। आतंकवादी हमले हुए, 26 परिवारों ने आपसे कहा कि उनके साथ मैच मत खेलो, पर लगातार उनके साथ मैच खेलते हैं। फिर जाकर मैच खेलने के बाद कब भी जीत कर आते हैं, कब भी वो लोग चुरा लेते हैं, और फिर भी आप लोग उनके साथ खेलने को आते रहते हो। कितने बीसीसीआई के, कितने मैनेजमेंट के लोग उन 26 परिवारों से मिलकर आए हैं पहलगाम वाले? मुझे पूछना है आपसे, क्या हम रौंदने, खत्म करने की, जीतने की बात करते हैं? कितने वो 26 परिवारों को मदद मिली बीसीसीआई से उस प्रॉफिट को लेकर, जो ये प्रॉफिट कमाते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से? कौन से वो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और वेब स्ट्रीमिंग करते हैं? कितनों ने जाकर उन परिवारों से पूछा कि उनके जख्म वो सूखे हैं कि नहीं? तो ये सारा कहना कि रौंद दिया, यू टर्न लिया, ये सब लिया, एक ही स्ट्रेट टर्न रहा है बीसीसीआई का, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं देश भर में शुरू हो गई है। बोर्ड के मुताबिक इस साल कुल 43,67,870 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 10वीं के 25,08,319 और कक्षा 12वीं के 18,59,551 छात्र छात्राएं शामिल हैं। देश भर में 10वीं के लिए 8,075 और 12वीं के लिए 7,574 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि 10वीं के सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है और कम से कम 3 विषयों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे वो केवल अब अगले वर्ष फरवरी की मुख्य परीक्षा में ही बैठ पाएंगे। 2026 से 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की गई है, जबकि 10वीं का मूल्यांकन पारंपरिक भौतिक माध्यम से होगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभ्यास सत्र पूरा करने और लॉगिन विवरण पंजीकृत ईमेल पर भेजे जा रहे हैं। शाहजहांपुर में श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के 50 साल पूरे होने पर आयोजित वसंतोत्सव कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। वो 3 दिन तक जनपद में प्रवास कर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रशासन के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर रिलायंस थर्मल पावर के हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से गेस्ट हाउस होते हुए हरदोई बाईपास स्थित श्री रामचंद्र मिशन आश्रम पहुंचकर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उनका रात्रि विश्राम रिलायंस गेस्ट हाउस में निर्धारित है। 18 फरवरी को सुबह 9 बजे पुनः कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और 19 फरवरी को शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। साथ ही हेलीपैड, आगमन प्रस्थान मार्ग और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई है। अमरोहा के जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। ईमेल में विस्फोटक लगाए जाने का दावा करते हुए तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने को रोकने की मांग भी की गई थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी अवध भान सिंह के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड और एएसएल टीम ने घंटों जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई।
अधिकारियों ने परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बताया है, जबकि साइबर सेल ईमेल के स्रोत की तकनीकी जांच कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्यवाही की गई है। इन 7 अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के चलते हुए निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों के नाम में कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सफाउर रहमान, फरक्का के राजस्व अधिकारी नीतीश दास, महिला विकास कार्यालय के AERO डालिया राय चौधरी, AERO शेख मुर्शिद आलम, वहीं सत्यजीत दास और जयदीप कुंडू, जो कि दोनों ही AERO हैं, देवाशीष विश्वास, इन सभी का नाम शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल इलेक्शन कमीशन ने घाटाल से लेकर शमशेरगंज से लेकर श्रुति से लेकर ऐसी 7 ब्लॉक के AERO और लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने देखा है इन लोगों ने नियम से बाहर जाकर, एक्ट के बाहर जाकर बिना कारण होते हुए जो वोटर नहीं है उसको इलेक्शन रोल में घुसाने की कोशिश किया है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, AI से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, AERO सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए निरपेक्ष रहिए, निरपेक्ष रूप में काम करिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करिए, भारत के संविधान को मानिए। बिहार विधानसभा में बजट सत्र शुरू है। अभी तक सदन में राजद बनाम बीजेपी की तस्वीर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है और ये तस्वीर तब्दील हो गई है आरजेडी बनाम लोजपा में। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को आरजेडी के विधायक द्वारा बेचारा कहे जाने पर अब हंगामा तेज हो गया है। आज भी सदन में इसको लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वो अलग बात है कि राजद ने इसे रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग से जोड़ दिया है, मगर किस कदर हंगामा हो सकता है, साथ ही साथ फिलहाल सदन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक रंजन। सुनिए। जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम विधायकों के द्वारा जो बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले नजर आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिस तरीके से जो पीछे विधानसभा है उसके सामने आज भी आप लोगों ने विरोध किया था। विरोध चलता रहेगा। हमारे बेचैनी रहता है, लगता है बाइक कुछ नहीं कर रहे, अपमान किए, दलितों का अपमान किए, हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव माफी मांगे सदन में आकर।
खुशी मना रहे हैं। पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये और बात करेंगे। आज भी आप लोग जो है सदन के अंदर आप लोगों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की है, आज भी बाहर में आप लोग बैठे हैं। हम लोग उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी के सदन में 2 दिनों से जो है ये विरोध है, हाथों में पोस्टर लेकर जो है ये तमाम लोजपा के विधायक बैठे हुए हैं। रखने वाले बेचारा सब आप हमारे नेता को बेचारा करते हैं या आपकी सोच को दर्शाता है कि आप दलितों महादलितों को पिछड़ों को कमजोर समझते हैं। हम करें तो हमने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया है, मांग करते में लगे। बेचारा कमजोर लोगों को बुलाया जाता है हमारे विरोध के कारण। और दलितों में जिस प्रकार आक्रोश है, महादलितों में बिहार के लोगों में जिस प्रकार से आक्रोश है, उससे डर करके वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ आईवोश वो दलितों का सम्मान नहीं करते। आज भी आप लोगों ने सदन में आज भी सदन में हम लोग इसका विरोध करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो माफी न मांगे। चलिए, जब तक करते रहेंगे तब तक माफी नहीं मांगे। तमाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक है वो जो है धरने पर बैठ के आप लोग कह रहे हैं कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल जो है माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बयान दिया गया, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम विधायकों ने विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन के दौरान मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लगातार नारेबाजी करेंगे, तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम करेंगे क्योंकि ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे साथ हैं लगातार जो है आप लोग आज सदन में रामविलास पासवान जी को लेकर। जब तक राजद के विधायक माफी नहीं मांगेंगे, मेरे नेता पर सरदार रामविलास पासवान जी पर देश के दूसरे अम्बेडकर पर उन्होंने टीका टिप्पणी करके हम लोग को भावना को ठेस पहुंचाया है, देश के आवाम को ठेस पहुंचाया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। यही चरित्र है राजद के विधायकों का। उन लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ हम लोगों ने बोला कि जो इस तरीके से लोग उनको समझ में नहीं आता ना, इसी चरित्र के लोग हैं ना, उनके शब्दों का ज्ञान है नहीं, इसीलिए वो कहते हैं कि क्या बोल दिए हैं। खुद ये करें, आत्ममंथन करें, क्या बोल दिया। हमारे नेता सरदार रामविलास पासवान जी के 50 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, बेदाग छवि के हैं। उनके तरह तेजस्वी जी की तरह क्या कहता है घोटालेबाज नहीं है हमारे नेता। कांग्रेस विधायक अमरुल होदा ने विधायक दल के नेता को लेकर कहा कि हमारी पार्टी जल्द विधायक दल का नेता चुन लेगी। विधायक दल के नेता से हम लोगों की बात जरूर की गई है कि बिहार के लोगों की भलाई कैसे हो और किसमें हो, इस बात का निर्णय लिया जा रहा है। अमरुल होदा का पूरा बयान सुनिए। विपक्ष कर रहे हैं और पक्ष वाले को विपक्ष को लेकर के चलना चाहिए। जिस जगह में विपक्ष अगर कम है तो पक्ष वालों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। यहाँ उल्टा जो है पक्ष वाले ही विपक्ष वाले के साथ हंगामा करके सदन को स्थगित करवा दिया गया। जो 0 आवर है, शून्यकाल है, वो हंगामे के भेंट चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आकर के 3 बार आकर के हाजिरी दे करके शून्यकाल होता है, जो शून्यकाल सभी लोगों का आज इस हंगामे के भेंट चढ़ गए, जो किसी भी तरह से औचित्य नहीं है, सही नहीं है। अभी जो रामविलास पासवान जी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजद के लोग जो हैं रामविलास पासवान जी को अपमानित किया, आप कैसे देख रहे हैं इनको? कहीं अपमानित की बात नहीं है। बेचारा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको बता दूं कि वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो रामविलास पासवान मरहूम को राज्यसभा भेजने का काम किया था। आज ये लोग कह रहे हैं कि बेचारा बोल करके अपमानित किया गया है। हम लोग तो देश के संविधान को मानने वाले हैं, देश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। जिस संविधान ने ये कहता है कि यहाँ सभी वर्ग के लोग बराबर हैं, सभी आपस में बराबर हैं, कोई अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है, महादलित नहीं है, अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग समान है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा, राज्य चलेगा, ना कि किसी का कहने से और किसी का फरमान से देश चलेगा। 65% आरक्षण के जो है कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसका जो दायरा है आप लोग कह रहे हैं कि 85% तक बढ़ाया जाए और इसको बढ़ाया जाए। हम लोगों का मांग है कि उस दायरे को बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार से भी मांग है, राज्य सरकार से भी मांग है। राज्य सरकार इसको भेजे, केंद्र सरकार में अपना अनुशंसा करके भेजे कि जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाया जाए। हम लोगों का जो मांग है वो जायज मांग है, उसको बढ़ाया जाए। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में
पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा जानकारी की माने तो 7 और आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पूछताछ के लिए मुंबई जिन्हें लाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की मंशा, साथ ही संभावित साजिश की पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, मगर हाई प्रोफाइल शख्सियत से जुड़े इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है जांच जारी है और आगे भी कार्यवाही संभव है। मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ताजा जानकारी के मुताबिक फायरिंग के सिलसिले में आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब मुंबई लाया जा रहा है। यह घटना उस समय सुर्खियों में आई जब रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलने की खबर फैली। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क और साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले में फायरिंग के पीछे की मंशा, संभावित साजिश और किसी बड़े गिरोह की भूमिका की जांच कर रही है। दीपक एक्यूज नंबर 6, सनी एक्यूज नंबर 7, ऋतिक एक्यूज नंबर 8, सोनू एक्यूज नंबर 9, विशाल एक्यूज नंबर 10 और जतिन एक्यूज नंबर 11 है। जिसमें से दीपक चंद्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उसने शूटिंग की है। एज पर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बता रहा हूँ मैं। और बाकी के सनी और सोनू उसके साथ में थे। ऋतिक को इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो हरियाणा में है, वो इनका परिचित था और उसने इनको रुकने दिया। हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कोर्ट में कि ऋतिक को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और उसके दोस्त होने के नाते इन्होंने उसको अप्रोच किया और इसीलिए उसने उनको रुकने दिया। और उसके बाद आपका विशाल है, विशाल आगरा का रहने वाला है, वो भी इनका परिचित है। जब ये लोग यहाँ से भागकर आगरा गए तो वहाँ जाके उन्होंने उसके घर में शरण ली, उसके घर में रुके ये बोल करके वो वेकेशंस पे, मतलब वो घूमने आए हुए हैं, तो उसको वहाँ रुकाया गया, इसीलिए विशाल को अरेस्ट किया गया। और जब ये आगरा से यहाँ गए नोएडा, जहाँ पर जतिन रहता है, वो भी इनका परिचित है, दोस्त है, तो वहाँ जाने के बाद इनके पास ऑटो रिक्शा का भाड़ा देने का 1500 रुपये नहीं था, जो पैसा उसने दिया और उस बेस पर वो डिटेक्ट करके उसको भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि दीपक चंद्रा मेन शूटर है और दीपक, सनी और सोनू ये तीनों ने आकर के इस जगह पर बार बार रेकी की हुई है। पुलिस का ये ग्राउंड था कि उनको ये हथियार बरामद करने हैं, ये हथियार इनको कहाँ से मिले उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है और सबसे मेन उनको ये भी जानना है कि मोटिव क्या था ये सब करने का। उस ग्राफिक्स को हमसे शेयर नहीं किया गया, हमसे रिमांड कॉपी भी शेयर नहीं हुई है, मतलब पढ़ने के लिए दी थी हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, लेकिन वो ग्राफिक्स वगैरह हमें नहीं दिया गया। मेरे एसोसिएट का बताना है कि वो ग्राफिक्स सिर्फ एक चार्ट है कि इसमें जो मेन एक्यूज कौन है और उनके द्वारा किसका किसका रोल है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। इसके पहले जो 5 गिरफ्तार हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता करके कोर्ट से ये बोला गया कि उनके इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के नाम बाहर आए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करना है। 1 फरवरी 2026 को मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस विषय में जुहू पुलिस स्टेशन में 126/26 FIR रजिस्टर किया गया था। बाद में इस FIR को मुंबई क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया था और इसमें 19/26 इस क्राइम नंबर से री रजिस्टर हुआ था। इसमें आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। शुरुआत में खंडनी विरोधी पथक ने टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। साथ ही में इस क्राइम में मोका कायदा के सेक्शंस लगाए गए हैं। कल टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा STF और UP STF की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जिस आरोपी ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी उस आरोपी का भी समावेश है। अब तक टोटल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक
मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब मामला किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत से जुड़ा हो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।